नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटीएम मनकी तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो दिया है। अब इसमें आज हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और ये आपके बोर्ड्स और सीयूटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो पूरे चैप्टर के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं। सामाजिक भिन्नता का अवलोकन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सामाजिक भिन्नता कैसी थी, यानी कि कौन कौन लोग अमीर थे, कौन लोग गरीब थे, इसका कैसे हम अध्ययन करते हैं, इसको हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे पता किया जा सके कि किसी समाज में कैसी सामाजिक भिन्नता थी। तो इसका एक तरीका ये होता है कि समाधानों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि समाधान मतलब होता है जहाँ पर शव, यानी कि शव का क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो दफनाया गया इसे बोलते हैं समाधान, यानी कि आदमी को जो दफनाया जाता है। ठीक। पुरातात्विक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाने के लिए कई विधियां अपनाते हैं। उन्हीं में से एक क्या है, जिनमें से एक समाधानों का अध्ययन एक प्रमुख है। यानी कि समाधानों का अध्ययन भी क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को हमें बताता है। जैसा कि हम जानते हैं, मिस्र के पिरामिड जो थे हड़प्पा के समकालीन थे। जो राजकीय समाधान थे, राजकीय समाधान मतलब क्या थे, वहाँ पर जो राजा रानी यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे वहाँ पर क्या होते थे, दफनाए जाते थे। और जहाँ पर क्या होता था, भारी मात्रा में उनके साथ क्या होती थी, धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। जैसे हमें पता है ना, उनके साथ सोना चांदी और अनेक चीजें क्या की जाती थी, दफनाई जाती थी। हड़प्पा समाधान में मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। जो हड़प्पा समाधान है वहाँ तो पिरामिड में दफनाते थे, जिससे हम सबको पता है। जो मिस्र है, मिस्र में क्या करते थे, ऐसे पिरामिड बना के ऐसे ऐसे उसके अंदर वो रखते थे, दफनाते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता था वहाँ किसमें दफनाते थे, गड्ढों में दफनाते थे। ठीक। जिनकी बनावट और भिन्नता थी, जिसमें जिनकी बनावट में भिन्नता थी, यानी कि जो बनावट थी उनकी अलग अलग थी। क्या क्या कैसी अलग थी, किसी गड्ढों में तो क्या था, गड्ढों की जो दीवार थी उसमें क्या लगे हुए थे, मतलब ईंट लगे हुए थे, यानी कि कुछ में ईंटों से चिनाई की गई थी और कुछ में ईंटों से चिनाई नहीं की गई थी। अब क्या ये सामाजिक भिन्नताएं जो हैं, यानी कि जो भिन्नताएं हैं, किसी में गड्ढे में ईंट लगी है, किसी गड्ढे में ईंट नहीं लगी है, तो क्या ये सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है, या कहना कठिन है। यानी कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है या नहीं। जैसे कि मतलब उनका कहना है कि जैसे क्या जिन लोगों के मतलब कब्र में ईंटें लगी हुई थी, क्या वो अमीर थे, या जिन लोगों की कब्र में ईंटें नहीं लगी हुई थी क्या गरीब थे, इस पे मतलब कुछ भी निर्णय देना पुरातत्वविदों के लिए कठिन है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, हड़प्पा कर्म में हमें क्या मिले हैं, जो उनकी कब्र होती है हमें क्या क्या मिला है वहां से। हमें मिले हैं वहां से मृदभांड मिले हैं, आभूषण मिले हैं, और एक तांबे का दर्पण मिला है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बर्तन, मृदभांड मतलब बर्तन। देखिए ढेर सारे बर्तन मिले हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इनकी लाश है, उसके अंदर ढेर सारे सामान क्या करते थे, दफनाते थे। और एक आभूषण, एक दर्पण भी मिला है, जिसका है दर्पण तांबे का। इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि जो दड़बा मिला है किससे बना था, तांबे का। देखिए ये जो दर्पण है ये तांबे का बना हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता के हमें शव से मिला है, यानी कि सावधान में इसी के बगल यहाँ पर रखा हुआ वो मिला था, ऐसे ऐसे। तो अब देखिए इनका क्या, ये किस लिए रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग हैं मृत्यु उपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। इसलिए वो क्या करते थे, सामान को दफना के रखते थे। जो भी आदमी था उसके बगल मृत्यु के समय कुछ ना कुछ सामान दफना देते थे। और ऐसा नहीं है, और उनके साथ तो आभूषण भी दफनाए जाते थे। और जो आभूषण है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों के में आभूषण पाए गए हैं। यानी कि पुरुष और महिला दोनों के जो शव थे, यानी कि जो दोनों के शव दफनाए गए थे, उसमें क्या मिले हैं, आभूषण पाए गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो आभूषण थे उसको पुरुष और महिला दोनों पहनते थे, यानी कि पुरुष और महिला दोनों लोग क्या करते थे, आभूषणों का समान रूप से उपयोग करते थे। अब आगे देखते हैं। 1980 में एक बार उत्खनन हुआ था, तो उसमें एक पुरुष की खोपड़ी के पास क्या मिला था, इस शंख के छल्ले मिले थे, जैस्पर के मनके और सूक्ष्म मनके का आभूषण मिला हुआ था। ठीक। अब देखिए आगे की, लेकिन इतना बात तो हम जान लिए कि उनके पास बहुत सारे सामान मिले हुए थे। जैसे कहीं पर मनके मिले, कहीं पर दर्पण मिला, कहीं पर मृदभांड मिले। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा निवासी जो थे, वो मृतकों के साथ जो मतलब सामान दफनाने में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। तो इसका साफ साफ आंसर है, हालांकि हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ क्या बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि जो इतने सामान तो मिले हैं उन सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन सबका इतना ये विश्वास था कि हम सब क्या कह रहे हैं, जो मृत आदमी है उसके साथ क्या करें, सामानों को दफनाए। तो आप सीधे सीधे कह देना नहीं, हड़प्पा वासी जो थे बहुमूल्य वस्तुओं को मृतकों के साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। अब चलिए
अब देखिए, विलासिता की वस्तुओं का खोज, जैसा कि मैंने बताया कि पहला क्या था, अगर हमें पता करना है कि सोसाइटी में कैसे-कैसे लोग रहते हैं, तो पहले एक बार हम सावधानों का अध्ययन कर लें। दूसरा, विलासिता की वस्तुओं का खोज, यानी कि क्या होता है, कुछ वस्तुएँ तो ऐसी होती हैं जिनका क्या किया जाता है, रोज़ प पर डे यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका क्या होता है, कभी-कभी यूज़ किया जाता है। जैसे सोने के आभूषण हो गए, या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो महँगी मानी जाती है, और जैसे आपके यहाँ सुई हो गया, या कोई कटोरी-वटोरी हो गया, क्या जो चीज़ होंगी, ये सब चीज़ तो सस्ती मानी जाएँगी, यानी कि इन सबको, ये सब तो ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग किए जाते हैं। तो जो महँगी चीज़ें हो गई, यानी कि जैसे सोना, चाँदी, आभूषण हो गए, तो इनको विलासिता की वस्तुएँ माना जाएगा। और जो जैसे हो गया आपकी सुई हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, क्या हो गई, ये रोज़मर्रा की चीज़ें मानी जाती हैं। तो इनका अध्ययन करके भी क्या किया जाता है, सोसाइटी में पता लगाया जाता है कि सोसाइटी में गरीबी-अमीरी का कितना फ़र्क है। अब देखिए, समाज भिन्नता की पहचान के लिए पुरातन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, पुरावस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सामाजिक विविधता के पहचानने के लिए सोसाइटी की जो पुरावस्तुएँ थी उस समय की, उसका अध्ययन किया जाता है। जिन्हें उपयोगी मतलब बताया ना, जैसे कि सुई, धागा, ये सब हो गया, सुई हो गया, कटोरी-वटोरी हो गया, और विलासिता की वस्तुओं में बाँटा जाता है, यानी कि उपयोगी और विलासिता की वस्तुओं में क्लासिफ़ाई करके क्या करते हैं, उस सोसाइटी के बारे में पता लगाते हैं। उपयोगी वस्तुएँ क्या-क्या, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुई, देखिए सुई-वुई, ये सामान्य पदार्थ थे, यानी कि ये सामान्य पदार्थ से बनी थी, यानी कि जैसे चक्की, मृदभांड और सुई-वुई, ये सब सामान्य पदार्थ से बनी हुई थी। जैसे कि चक्कियों की देखेंगे, आपके घर में चक्कियों की पत्थर-वत्थर से बनी रहती है, या सुई-वुई रहती है, जैसे स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, लेकिन आपके घर के जो आभूषण रहेंगे सोने के, वो इतने आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनको एक अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, ये सब तो हर एक, ये जो जितने भी ये सब मृदभांड थे, चक्कियाँ थे, बस्तियों में सर्वत्र पाए गए हैं, यानी कि हर जगह मिलते हैं। लेकिन विलासिता की वस्तुएँ दुर्लभ हैं। विलासिता की वस्तुएँ दुर्लभ होने का क्या मतलब है, जो विलासिता की वस्तुएँ हैं, वो बहुत कम पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में। दुर्लभ का मतलब बहुत कम पाई गई हैं, और ये महँगी एवं जटिल तकनीकों से बनाई होती थी। यानी कि ये जो इनकी जो तकनीक होती थी बनाने की, वो बहुत कठिन होती थी। यानी कि इनको बनाना इतना आसान नहीं था, जैसे कि जितनी आसानी से आप चक्कियों को बना सकते हैं या मृदभांडों को बना सकते हैं। और ये क्या होती थी, महँगी होती थी, यानी कि इनका जो दाम होता था वो क्या था, उच्च था। इसी प्रकार एक है, क्या है, इसी प्रकार फान्स फान्स फ्यान्स क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है एमसीक्यू फॉर्म में। फ्यान्स क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, एक पिसी हुई रेत अथवा बालू को रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण में पकाकर बनाया जाता था। यानी कि पिसी हुई जो रेत या बालू थी, उसको और रंग था, उसको एक चिपचिपे पदार्थ में क्या करते थे, उसका मिश्रण बना के उसको क्या करते थे, पका लेते थे, तो उससे जो भी सामान बना होता था बनाते थे। तो ये क्यों था, ये इसलिए था क्योंकि इसमें जो भी सामान रखे जाते थे वो महँगे माने जाते थे, क्योंकि इसको बनाने की टेक्निक क्या थी, बहुत कठिन थी। तो इसके क्या हुआ था, यानी कि फाइनेंस के इस प्रकार, फाइनेंस के कुछ पात्र पदार्थों के संभवतः कीमती माने जाते थे, यानी कि फाइनेंस के कुछ पात्र क्या होते थे, जो पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन, संभवतः वो कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जैसे कि मैंने बताया ना, इनको बनाना क्या था, कठिन था। जब बनाना कठिन है, तो इसलिए क्या माने जाते थे, कीमती माने जाते थे। ये देख सकते हैं आप, ये फाइनेंस का ही बना हुआ ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब फाइनेंस से चीज़ें बनी हुई थी, अगर उनका प्रयोग ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाए जिनका प्रयोग कभी-कभी हो, यानी कि जो फाइनेंस से जितने भी सामान बने थे, मान लीजिए उनका प्रयोग ऐसा होता हो कि जो कभी-कभी प्रयोग किया जाए, तब तो ठीक है। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब क्या होता है, फाइनेंस से बनी तकलियों जैसे रोज़मर्रा की वस्तुएँ मिलने पर उनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। अब देखिए, अब तकलियाँ क्या है, सलाई से समझ सकते हैं, जिससे मतलब स्वेटर-वोटर बुना जाता है, उसी तरह का। तो इससे क्या होता है, जब फाइनेंस से बनी हुई अगर चीज़ें जब हमें रोज़मर्रा की चीज़ें फाइनेंस से बनी हुई मिलती है, तो हमें मतलब तब समस्या उत्पन्न होती है। तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम उसे उपयोगी वस्तु की श्रेणी में रखें या विलासिता की वस्तु की श्रेणी में रखें, ठीक? अब देखिए, अगर जैसे कि अभी आपके यहाँ घर में सुई भी आपके सोने की बनी हुई मिलने लगे, तो आप सोचेंगे ना कि इस सुई को हम उपयोगी वस्तु माने या इसे विलासिता की वस्तु माने, क्योंकि वो सोने की बनी हुई, तो उसको क्लासिफ़ाई करना, यानी कि उसे उपयोगी वस्तु या विलासिता की वस्तु में रखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब देखिए, दुर्लभ और महँगी वस्तुएँ जैसे कि फाइनेंस के लघुपत्र और स्वर्ण आभूषण मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से पाए गए हैं। यानी कि जो मतलब महँगी-महँगी चीज़ें हैं, वो क्या हुए हैं, अच्छे-अच्छे स्थानों, यानी कि बड़े-बड़े स्थानों से पाए गए हैं। जैसे कहाँ-कहाँ से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी कि बड़ी बस्तियों से पाए गए हैं। जबकि कालीबंगा जैसी छोटी वस्तुओं में ये नहीं मिलते, यानी कि जो छोटी-छोटी बस्तियाँ थी, जैसे क्या कालीबंगा, वहाँ पर ये मतलब ये सब जो महँगी-महँगी वस्तुएँ थी, जैसे फाइनेंस-वाइनेंस नहीं बनी हैं, क्योंकि संभवतः वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते होंगे वहाँ पर, इसलिए नहीं मिले हैं। अब सोने के आभूषण सभ्यता में दुर्लभ और
कीमती होते थे। जिस प्रकार सोने का आज महत्व है, उसी प्रकार क्या होता था, सोने का उस टाइम पर भी क्या था, महत्व था। और ये क्या थे, दुर्लभ थे, यानी कि बहुत कम थे, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते और कीमती थी। किस समय, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर। और सोने के आभूषण दोनों पहनते थे, स्त्री और पुरुष। सभी स्वर्णाभूषण संचयों से प्राप्त हुए, यानी कि जितने भी स्वर्णाभूषण हमें प्राप्त हुए हैं, सोने से बने आभूषण, उसे किससे प्राप्त हुए, संचय। अब देखिए संचय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ संचय क्या होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। संचय मतलब जानते हैं, संचय मतलब क्या होता है, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। संचय मतलब क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं संचय। अब देखिए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शब्द के आगे संचय, संचय शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता था जो क्या होते थे, जो पात्रों में रखी गई थी। यानी कि संचय शब्द उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता था जो पात्रों में रखी जाती थी। जैसे कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे आभूषण या धातु, जिसे पुनः उपयोग के लिए संचित किया गया था। यानी कि उन वस्तुओं के लिए संचय शब्द का प्रयोग होता है, जिन्हें क्या होता था, संचित करके रखा जाता था। जैसे क्या हो गया, आभूषण हो गया, धातु हो गया, और जिसे क्या किया जाता था, इसलिए रखा जाता था कि इसका दोबारा यूज किया जाएगा, यानी कि इसका फ्यूचर में दोबारा यूज किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सुनार है, उसने अपने सामान को छिपा के रख दिया कि जमीन वमीन में से, मटके में से, देख रहे जैसे ये बना हुआ मटका है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये मटके, जैसे इसी मटके में भर के रख के जमीन में गाड़ दिया कि इसे मैं रख देता हूँ कि इसका मैं बाद में प्रयोग करूंगा। या कोई घर, या कोई आदमी हुआ जो गृहस्थ है, वो अपने सामान को ऐसे जमीन में मतलब छुपा के रख दिया कि इसका मैं क्या करूंगा, बाद में प्रयोग करूंगा। तो इसे क्या कर रहे हैं, संचय कहते हैं। संचय मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। यानी कि जो वस्तुएं घड़े बड़े में प्राचीन टाइम में क्या करते थे, छुपा के रखी जाती थी, अपने बाद में उपयोग करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। आप फोटो में देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये जितने भी है संचय का ही चित्र है, ये आला। ठीक। अब आगे देखिए, यदि इन्हें पुनः प्राप्त नहीं करता स्वामी, जो इसका स्वामी होता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं करता, तो क्या होता है, ये वस्तुएं अपने स्थान पर रहती थी। यानी कि जहां पर गाड़ी गई थी वहीं पर रहेंगी भाई। जब वो निकालेगा ही नहीं, जहाँ पर इसे रख देगा, तब तो वहीं पर ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि किसी और को पता नहीं है कहाँ पर रखा है। जब तक कोई पुरातत्वविद इसे खोज नहीं निकालता, यानी कि जब तक कोई पुरातत्वविद इसे खोजे न रहे, इसे खोजेगा नहीं, तब तक वो वहीं पर पड़ी रहेगी, जहाँ पर ये कोई कोई सुनार या कोई घर वाला अपना पैसे सामान छुपा के रखेगा। अधिकतर और किस में रखे जाते थे, ये घड़ों में रखे जाते थे। देख लीजिए, अधिकतर इनको घड़ों में रखा जाता था और जमीन में गाड़ दिए जाते थे, जिसको संचय कहते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए आपको मैंने इसकी डिटेल बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि शिल्प उत्पादन के विषय में क्या जानकारी मिलती है, कैसे होता था, कहाँ पर होता था, क्या चीजें प्रयोग की जाती थी बताने के लिए, उसे हम पढ़ेंगे। देखो, चीहन जोदड़ो मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटी बस्ती थी। यानी कि जो चीहन-जोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की तुलना में छोटी बस्ती थी। क्यों? क्योंकि जहाँ मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, वही जो चीहन-जोदड़ो था वो किसमें फैला हुआ था, 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और ये मुख्यतः शिल्प उत्पादन, जैसे मनके बनाना, शंख कटाई और धातु कर्म, मोहर बनाना, या क्या हो गया, बाट बनाने के कार्य में संलग्न था। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, चीहन-जोदड़ो में यहाँ पर मनके बनाए जाते थे, मोहर बनाए जाते थे, बाट बनाए जाते थे, ये सब काम किए जाते थे। अब मनकों के निर्माण में कार्नेलिया, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे तांबा, कांसा, सोना, शंख, फायांस से पकी हुई मिट्टी का प्रयोग होता था। यानी कि जो मनके बनाने में विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रयोग होता था, जैसे कि कार्नेलिया हो गया, जेस्पर हो गया, तांबा हो गया, तांबा के बाद कांसा हो गया, सोना, शंख, पकी हुई मिट्टी और फायांस, इन सब का क्या किया जाता, प्रयोग किया जाता था। और इन कुछ मनके क्या होते थे, जोड़ के बनाए जाते थे, और कुछ मनके क्या होते थे, उन पे सोने का टोप लगाया जाता था। देखिए, देख सकते हैं आप, जैसे सोने का टोप क्या मतलब, ये देखिए, ये जो ये है यहाँ पर, ये सोने का टोप है, छोटे छोटे। इन सबको क्या करते थे, जोड़ के उस पे सोने का टोप लगाकर ऐसे बनाया जाता था। अब देखिए, जो मनके के आकार थे वो अलग अलग थे। जैसे कोई मनके के चक्राकार थे, बेलनाकार थे, गोलाकार थे, ढोलाकार थे, खंडित थे, यानी कि उनके जो आकार थे क्या थे, अलग अलग थे। अब देखिए, कुछ मनकों पर क्या किया जाता था, चित्र भी बनाया जाता था। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। देखिए, कुछ ये मनके के, ये देखिए, ये इन सब में क्या हुआ, चित्र बने हुए, यानी कि उस पे क्या किया जाता था, चित्रकारी की जाती थी, रेखा चित्र से उसे क्या किया जाता था, सजाया जाता था। इसमें आप सब देख सकते हैं, मनके का एक भाग है, इस बीच से डोरी डाल के उसे एक करते थे। अब मुलायम सेलखड़ी पर, यानी कि जो मुलायम सेलखड़ी का पत्थर था, उस पर कार्य करना आसान था। इस और इसे ढांचे में ढालकर विभिन्न आकारों में क्या किया जाता था,
बनाया जाता था। यानी कि जो सिलकड़ी का पत्थर था, उस पे काम करना क्या होता था, आसान होता था, क्योंकि क्या था, वो मुलायम था और इसे ढाँचे में आराम से ढाल कर कोई भी ढाँचा जैसे बना देते थे, उसी में इसको ढाल देते थे और उससे क्या करते थे, विभिन्न आकार का क्या करते थे, मनके बनाते थे। जो ठोस पदार्थों के ज्यामितीय आकारों से भिन्न होता था, यानी कि जो ठोस पदार्थ थे और उनसे उनसे क्या होता था, उसका जो आकार होता था भिन्न होता था, क्योंकि सिलकड़ी मुलायम था, उसको जिस आकार में चाहिए उस आकार में डाल दीजिए। अब देखिए, अब इनका जो पदार्थ थे और जो इनकी तकनीक थी वो क्या होती थी, डिफ़र करती थी, यानी कि अलग-अलग होती थी। यानी कि मनके बनाने की तकनीक और पदार्थ के अनुसार भिन्न थी। यानी कि मनके बनाने की तकनीकें जो थी पदार्थ के अनुसार भिन्न होती थी। जैसे कि जिस जिस प्रकार के मनके बनाना है उसी प्रकार के उसमें पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अब पदार्थों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था, कौन-कौन सी चीज़ें लगती थी उसे हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, कार्नेलिया और नेलिया का प्रयोग किया जाता है बनाने में, तांबे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब उसी विषय में एक को जानते हैं, कार्नेलिया देख लीजिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये सब पूरा कार्नेलिया है। ठीक, ये जो रेड रेड सा दिख रहा है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कार्नेलिया के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी आपको जानेंगे। पुरातत्वविद के अनुसार कार्नेलिया का लाल रंग, यानी कि जो कार्नेलिया का रेड कलर था वो कैसे प्राप्त किया जाता था, उसे क्या किया जाता था, आग में जलाकर प्राप्त होता था। यानी कि जो कार्नेलिया का जो ये रेडनेस है, जो पत्थर में आप देख सकते हैं हल्का-हल्का जो ये थोड़ा-सा रेड-रेड है, देखेंगे आप, तो इसको रेडनेस को कैसे प्राप्त किया जाता था? इस कार्नेलिया के पत्थर को क्या किया जाता था? आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि जो पत्थर होता था उसे आग में पका लेते थे तो क्या हो जाता था? रेड हो जाता था, लाल हो जाता था। पत्थर को तोड़कर आकार दिया जाता था, शक्ल हटाए जाते थे, घिसाई, पालिश और छेद का प्रक्रिया किया जाता था। यानी कि जो पत्थर होता था उसमें क्या किया जाता था? उसे कैसे-कैसे विभिन्न आकारों में ढाला जाता था, या तो उसे तोड़कर आकार देते थे या उसे शक्ल में ढाल देते थे या उस पे घिसाई-विसाई कर देते थे और उसके बाद छेद छेद करके उसमें क्या माले से सबको एक कर देते थे। इससे क्या होता था, एक मनका बन जाता था। और ये काम कहाँ पर होते थे? चिहन-जोदड़ो, लोथल और धोलावीरा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले, छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या होता था, मनके-वनके बनाए जाते थे। हड़प्पा के जो 2 स्थल थे जैसे नागेश्वर और बालाकोट, ये समुद्री तट के पास स्थित थे, यानी कि समुद्र के तट के पास स्थित थे और समुद्र के तट के पास स्थित थे, तो यहाँ पर क्या था, शंख तो मिलेगी ही, तो इससे क्या थे, शंख की वस्तुओं के क्या थे, निर्माण केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर शंख की वस्तुएं बनाई जाती थी। कहाँ पर? नागेश्वर और बालाकोट में। अब देखिए आगे देखते हैं, और जो चिहन-जोदड़ो और जो लोथल था, यहाँ से जो तैयार माल था उसे बनाकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में भेजा जाता था। यानी कि जो बड़े-बड़े केंद्र थे वहाँ पर यहाँ से तैयार माल को भेजा जाता था। कहाँ से? चिहन-जोदड़ो और लोथल से बना के सामान को हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। जो पुरातत्वविद थे वो कैसे पता लगाते थे कि कहाँ पर उत्पादन होता था, यानी कि उत्पादन केंद्र कहाँ पर थे, उसकी पहचान कैसे की जाती थी, अब उसको हम देखेंगे। देखिए, शिल्प उत्पादन की पहचान हेतु कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुओं व कूड़ा-करकट खोजे जाते थे। यानी कि शिल्प उत्पादन कहाँ पर होता था, इसको जानने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं क्या करते हैं, जो भी स्थल रहते हैं वहाँ पर क्या-क्या खोजते हैं, पहले कच्चे माल खोजेंगे, औजार खोजेंगे, औजार वो औजार जो शिल्पकारी में कार्य में लिए जाते हैं, और अपूर्ण वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु जो बनाई जा रही थी और आधे में छूट गई, उसे बोलते हैं अपूर्ण वस्तु, उसे भी खोजते थे और कूड़ा करकट खोजते थे। इससे क्या होता था, जहाँ प्रेशर मिलती थी वहाँ पर क्या डिसाइड करते थे कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर शिल्प कार्य होता था, यानी कि यहाँ पर मनके उनकी बनाए जाते थे। और कूड़ा करकट शिल्प कार्य का प्रमुख संकेतक था, यानी कि जो कूड़ा करकट होता है, सामान वामान कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उससे जो बच जाता है कटाई उटाई में, जैसे कोई जहाँ जैसे टेलर की दुकान पे कपड़ा-वपड़ा बच जाता है, वैसे ही जब जहाँ पर शंख-वंख बनाई जाती थी, वहाँ पर पत्थर-वत्थर बच जाते थे, तो ये क्या होते थे, ये शिल्पकारी के स्थल का पहचान करने के लिए प्रमुख स्रोत होते थे। अब देखिए, जैसा कि शंख या पत्थर काटने से उत्पन्न टुकड़े क्या होते थे, उत्पादन स्थल पर मिलते थे, यानी कि जहाँ पर ये सब मिलते थे उसे, जैसे शंख मिल गया, पत्थर मिल गया, तो उसे क्या कहा जाता था, उत्पादन स्थल में मतलब क्या किया जाता था, घोषित कर दिया जाता था। छोटे बेकार टुकड़े पुनः उपयोग होते थे, यानी कि जो बड़े बेकार टुकड़े थे, यानी कि जो बड़े बेकार टुकड़े थे उनका पुनः उपयोग किया जाता था, यानी कि जो बड़े टुकड़े अगर कोई खराब हो जाता था तो निकल जाता था छटाई में, तो उसका क्या होता था, पुनः दोबारा उपयोग कर लेते थे। लेकिन जो छोटे टुकड़े होते थे वो जो बहुत, मान लीजिए जो इतना छोटा हो, उसका क्या ही प्रयोग कर पाएंगे, तो उसको क्या करते थे, कार्यस्थल पर ही छोड़ देते थे, यानी कि जो कार्यस्थल था जहाँ पर काम करते थे वहीं पर छोड़ देते थे, जो दर्शाता है कि शिल्प उत्पादन छोटे केंद्रों के साथ साथ मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में होता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शिल्प उत्पादन था वो छोटे-छोटे शिल्प केंद्रों में ही नहीं बल्कि बड़े केंद्रों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी होता था।
देखिए, माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियाँ, इसका मतलब क्या है? यानी कि माल प्राप्त करने के लिए कौन-सी अपनी टेक्नोलॉज़ी अपनाते थे या कौन-सी अपनी क्या करते थे, पॉलिसी लगाते थे। यानी कि जो उनको सामान बनाने के लिए ना, जैसे कि उनको सब सामान तो उपलब्ध नहीं होगा। अगर कुछ उनको बनाना है, जैसे मन के बनाने हैं या कोई चीज़ बनाना है, तो उनके पास सब सामान तो होगा नहीं। यानी कि कुछ वहाँ पर उनके स्थानीय लेवल पे अवेलेबल होगा, जैसे कि गीली मिट्टी हो गई, सूखी मिट्टी हो गई या कुछ भी चीज़ें हो गई, शंख-वंख। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होंगी, जिनको प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना होगा या दूसरी जगह से प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए क्या-क्या नीतियाँ अपनाते थे, अब इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते थे कि शिल्प उत्पादन में स्थानीय व बाहरी कच्चे मालों का प्रयोग होता था। यानी कि जो शिल्प उत्पादन था, उसमें स्थानीय और बाहरी कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, बैलगाड़ियों के खिलौने स्थल मार्ग परिवहन दर्शाते हैं, यानी कि जो बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं वहाँ पर हमें, ये देखिए ये जो है बैलगाड़ी ही है, वहाँ से हमें बैलगाड़ी के खिलौने मिले हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्हें पता था कि क्या होता है कि इससे हमें पता चलता है कि वो स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। किस लिए? सामानों को लाने में, परिवहन में क्या करते थे? स्थल मार्ग का प्रयोग करते थे। जबकि नदियों और तटीय मार्गों का भी क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। यानी कि जो नदी के मार्ग होते थे उनका भी उपयोग किया जाता था इसमें परिवहन में, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में। अब देखिए, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, यानी कि कुछ माल तो उपमहाद्वीप इंडिया पेनिनसुला के अंदर से ही आते थे और कुछ महाद्वीप उसके और कुछ माल उसके आगे से आगे थे। अब उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे इस स्लाइड में। अब देखिए, हड़प्पावासी सिर्फ उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां बसाते थे, यानी कि जहाँ पर सामान अवेलेबल होता था, जैसे कोई जगह है जहाँ पर ढेर सारे सामान उन्हें चाहिए, जैसे गीली मिट्टी चाहिए, शंख चाहिए, तो वहाँ पर क्या करते थे, अपनी बस्ती बना लेते थे, यानी कि अपनी जो छोटी मोटी बस्तियां बना के वहाँ पर रहने रखते थे। तो उससे क्या होता था, उनको सामान वहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता था। जैसे कहाँ कहाँ पर, जैसे जैसे नागेश्वर, बालाकोट में, यहाँ पर क्या प्राप्त होता था, यहाँ पर शंख प्राप्त होता था, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते लेते थे वो, शंख प्राप्त करने के लिए नागेश्वर, बालाकोट जैसी जगहों में क्या करते थे, अपनी बस्तियां स्थापित कर लेते थे। और सोर्थगोई से में क्या प्राप्त होता था, लजारदवात प्राप्त होता था, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या करते थे, वो बस्तियां स्थापित कर लेते थे। और लोथल में भी हमें कार्नेलिया और सेलखड़ी जैसी धातुएं प्राप्त होती थी, तो इसके लिए भी वहाँ पर क्या करते थे, लोग बस्तियां बसा के रहते थे। यानी कि पहला तो क्या हो गया, वो माल प्राप्त करने के लिए, कच्चे माल प्राप्त करने के लिए बस्तियां स्थापित करते थे, और दूसरा क्या होता था, वो दूसरा अभियान भेजते थे। यानी कि हड़प्पा लोग, अब हड़प्पा वासी तांबे, यानी कि तांबे को सेलखड़ी से प्राप्त करने के लिए और सोना को दक्षिण भारत से प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, अभियान भेजते थे। यानी कि कुछ लोगों को ग्रुप में भेज देते थे कि जाओ आप वहाँ से सोना चांदी लेके आओ, जिससे हम क्या कर सकते, इसका आगे आभूषण बनवाने में प्रयोग कर सके। ठीक, अब इससे क्या, या तो स्थानीय समुदाय से संपर्क स्थापित करते थे, यानी कि जो स्थानीय समुदाय होता था वहाँ से, उससे संपर्क स्थापित करके क्या करते थे, खरीदते थे सोना चांदी, कि आप मुझे सोना चांदी दे दीजिए, फिर पैसे उसे देके उससे ले आते थे। ठीक, अब देखिए, खेतड़ी में मिली गणेश्वर और जोधापुर, यानी कि गणेश्वर जोधापुर संस्कृत की तांबे की संपदा इस व्यापार का संकेत देती है। यानी कि खेतड़ी में हमें क्या मिली, गणेश्वर और जोधापुर की संस्कृत मिली हुई है, और उससे तांबे की जो संपदा थी, इस बात का संकेत देती थी। क्या करते थे लोग, आपसी संपर्क स्थापित करके व्यापार करते थे। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब देखिए, अभी तो ये हम बता दिए, जो भारत भारत के अंदर ही वो जो व्यापार करते थे उसे बता दिए। अब जो बाहर से मंगाते थे उसके लिए क्या प्रयोग करते थे। देखिए, हालिया खोजों से संकेत मिलता है कि हड़प्पावासी तांबा ओमान से प्राप्त करते थे। तांबा कहाँ से पाते थे हड़प्पावासी, ओमान से प्राप्त करते थे, कुछ खोजों में ये पता चला है। यानी कि देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ पर थी, इस रेंज में थी, लेकिन जो ओमान था वो इस वाले रेंज में है। यानी कि ये जो अपने आप ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं ओमान। यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो क्या करते थे, ये जो जहाँ पे मैंने डार्क डार्क सा किया है, तो हड़प्पा वासी जो यहाँ पर रहते थे वो क्या करते थे, यहाँ से क्या करते थे, तांबा प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी इस स्थल से तांबा प्राप्त करते थे। ठीक, ओमान से प्राप्त करते थे। तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो ओमान आप लगा देना। ठीक, ओमान से प्राप्त करते थे। अब देखिए, दूसरे सामान वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त करते थे, अब उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब इसे कैसे पता चला कि ओमान से प्राप्त करते थे, तो इसे हमें इस प्रकार से पता चला कि रासायनिक विश्लेषण से ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं में समानता पाई गई। यानी कि जो हमारे यहाँ केमिकल का जो रिएक्शन करके उससे पता लगाया गया है कि जो ओमानी तांबा था, जो ओमान का तांबा था, और जो हड़प्पाई तांबा था, उसमें क्या था, यानी कि उसकी जो मतलब क्वालिटी थी, जो गुण था, समान था। इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो ओमान से तांबा प्राप्त करते थे, क्योंकि दोनों का गुण क्या था, समान था तांबे का। ओमान से मिले हड़प्पाई वर्तमान संभवतः विनिमय का हिस्सा होते थे, यानी कि जो वर्तमान था उसको भी क्या किया जाता था, विनिमय के लिए माध्यम बनाया जाता था।
ये देख सकते हैं आप हड़प्पाई मर्तबान, ये जो बना हुआ है ये हड़प्पाई मर्तबान। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। मेसोपोटामिया में जो लेख मिला है उसमें मगन का हमें उल्लेख मिलता है, और मगन का प्रयोग संभवतः किसके लिए किया गया था, हमें ओमान के लिए किया गया था। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसे आप क्लास लेवल में पढ़े होंगे, उसमें क्या है, एक लेख पे क्या मिलता है, लेख पे मगन शब्द का उल्लेख मिलता है, और मगन के किस लिए प्रयोग किया जाता था, ओमान के लिए प्रयोग किया जाता था। और उससे हमें क्या पता है लेख से, कि जो मगन है वहाँ से क्या आता था, तांबे के आगमन का उल्लेख मिलता है, यानी कि वहाँ से तांबे आता था, जिसमें निकल के अंश थे, यानी कि जो मगन था वहाँ से क्या होता था, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में भी क्या होता था, तांबा जाता था मगन से ही। और जैसे मगन के लिए किसका प्रयोग किया है उन्होंने, मगन का प्रयोग किसके लिए किया है, ओमान के लिए किया है, वैसे हड़प्पा के लिए प्रयोग किया है। हड़प्पा के लिए शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया है उसे बोलते हैं मेलुहा। मेलुहा का शाब्दिक अर्थ होता है उन सबकी भाषा में कि नाविकों का देश, यानी कि जहाँ के लोग क्या होते हैं, नाव चलाते हैं, नाविकों का देश। अब देखिए हड़प्पाई मोहर बाट पासेवा मन के लंबी दूरी के व्यापार के संकेत देते हैं, यानी कि जो हड़प्पाई बाट है और जो मनके हैं, जो पासे हैं, इससे क्या पता चलता है, तो हड़प्पा के जो लोग थे लंबी दूरी का व्यापार करते थे। अब देखिए मेलुहा संभवतः हड़प्पा क्षेत्र, यानी कि जो मेलुहा है वो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था, इसके द्वारा मेसोपोटामिया लोगों के द्वारा। से कार्नेलिया, लेजार्ड, तांबा, सोना व लकड़ियों का व्यापार होता था। यानी कि जो देखिए मेसोपोटामिया के लेख से पता चलता है हमें कि जो मगन था, मगन यानी कि ओमान से क्या आता था, तांबा आता था, और जो मेलुहा था, मेलुहा यानी कि हड़प्पा से क्या जाता था, सोना जाता था, लकड़ियाँ जाती थी, कार्नेलिया जाता था, लेज़ारडोर जाता था, तांबा जाता था, आदि सामान क्या होते थे, यानी कि हड़प्पा से मेसोपोटामिया में जाते थे। मेसोपोटामिया इसे नाविकों का देश कहा, यानी कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो हड़प्पा को क्या कहते थे, मेलुहा। मेलुहा मतलब नाविकों का देश कहते थे। और इसे मोहरों पर ऐसा कैसे पता चलता है हमें कि नौका का देश कहते हैं, क्योंकि जो मोहरे हुए हैं, मोहरे प्राप्त हुई है, मोहरों पर क्या है, मोहरों पर जहाज के चित्र और समुद्री मार्ग के संकेत दिखाई देते हैं। यानी कि जो कुछ मोहरे प्राप्त हुई है उस पर जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें क्या कहा जाता था, हड़प्पा वासियों को नाविकों का देश यानी कि मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इन सब का प्रयोग, यानी कि मोहरों, लिपियों और बाटों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं मोहरों का प्रयोग। तो पहले हेडिंग है हमारी मोहर और मुद्रांकन। देखिए मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार को सुरक्षित बनाने के लिए और पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो मोहरे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोहर लगी हुई है इस पे, ये देखिए इस पे मोहर लगाई गई है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, लंबी दूरी के व्यापार को करने के लिए और क्या करने के लिए, पहचान के लिए किया जाता था। यानी कि मान लीजिए आपने किसी सामान को अपनी मोहर लगा दी, उस पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो आपका वो सामान माना जाएगा। अभी कैसे सुरक्षा कैसे प्रदान देती थी, मान लीजिए पहचान को आपको बता दिया कि मोहर पे आपने अपना नाम लिख के किसी सामान पे लगा दिया, पता चल गया आपका ये सामान, लेकिन ये सुरक्षा कैसे प्रदान करती थी। अब सुरक्षा के बारे में हम देखेंगे। देखिए सामान पर सामान से भरे थैले की गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर मुद्रांकन किया जाता, यानी कि जो सामान की जो कोई भी सामान होता था उसकी जो गांठ होती थी, यानी कि जो थैले वाले में रखा था, एक गांठ ले मान लीजिए, इस पे गीली मिट्टी लगा देते ढेर सारी, और इसी पे क्या करते थे, मोहर बना देते थे, मोहर लगा देते थे। तो यानी कि जब गांठ खुलेगी तो गीली मिट्टी जो बधी हुई है इस पे, ये भी टूट जाएगी, जो इस पे मोहर का चिन्ह बना हुआ है वो भी टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर ये रास्ते में टूट गया तो इससे पता चलेगा कि जो रास्ते में सामान जा रहा था उसके साथ छेड़खानी हुई, यानी कोई इसमें से कुछ निकालने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए रास्ते में ये नहीं टूटा, जब नहीं टूटा तो इसका मतलब क्या है, जो सामान है वो अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। यानी कि यह यदि अक्षुण्ण रहता होता है तो यह छेड़छानी न होने का और प्रेषक की पहचान का प्रमाण होता था। यानी कि जब ये अक्षुण्ण रहता था तो क्या होता था, इससे पता चलती थी कि इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हुई है, और इससे प्रेषक की पहचान, यानी कि जो भेजा है उस सामान को, उसकी पहचान का पता चलता था कि वो क्या है, व्यापारी है, सुनार है, उसका नाम क्या है, पता क्या है, इसका भी पहचान क्या होती थी, इसी से पता चलती थी मोहरों से। मोहरों पे मालिक के नाम वाम लिखे होते थे, उसका व्यापार लिखा होता था। मोहरों के बारे में पढ़ लिया, अब हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। जो हड़प्पाई लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, उसे पर हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कहा जाता है इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है, क्योंकि अभी तक ये रहस्य बनी हुई है, तो इसलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन बना के इसमें पूछते हैं कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब देखिए हड़प्पाई जो लिपि हुई थी, यानी कि हड़प्पाई जो मोहर थी उसपे क्या होती थी, देखिए हड़प्पाई मोहर पर नाम पदवी लिखी होती थी, यानी कि हमने बताया ना आपको, उस पे उसका नाम लिखा होता था, उसका क्या नाम है, उसकी पदवी क्या होती थी, ये लिखी होती थी। हाँ, अब देखिए, और जो चित्र थे जबकि चित्र अनपढ़ लोगों के लिए संकेतक
थे। यानी कि जो चित्र बने, देखिए उसपे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मोहर है उसपे देखेंगे आप, यहाँ पर नीचे नाम लिखा हुआ है और उसपे कुछ चित्र बने हुए हैं। ये जो सब जो चित्र ये सब बने हुए हैं किसके लिए बने हैं? जो अनपढ़ लोग हैं, जो इन नाम को जो इसपे लिखा गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है। जो इसे नहीं पढ़ सकते उनके लिए क्या करते थे? वो चित्र बनाते थे। यानी कि जो चित्र थे वो किसके लिए संकेत थे? जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए क्या होते थे? संकेत होते थे। समझ गए? यानी कि चित्रों का प्रयोग जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको बताने के लिए किया जाता था कि देखिए कोई अपना स्पेशल सिंबल बना देता तो उससे पता चल जाता कि उसका सामान है। अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ है, टाटा-वाटा अपना जो सिंबल है उनका, टाटा का अलग सिंबल है, बीएमडब्ल्यू का अलग सिंबल है, उसी प्रकार का सिंबल मतलब पूरा फेमस रहता था कि इस प्रकार का सिंबल इस व्यक्ति का है। तो उससे अनपढ़ लोग तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन चिन्ह देख के पहचान जाते थे कि ये सामान उस व्यक्ति का है। अब देखिए जो हड़प्पाई अभिलेख संक्षिप्त होते थे, यानी कि जो हड़प्पाई अभिलेख थे संक्षिप्त, यानी कि छोटे-छोटे थे। सबसे लंबे अभिलेख, यानी कि जो सबसे लंबा अभिलेख था उसमें 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यानी कि इतने छोटे अभिलेख होते थे कि जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा कि जो सबसे लंबा अभिलेख है, हड़प्पा सभ्यता का, उसपे कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अब देखिए लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि जो इनकी लिपि थी, जो इस पे लिखा गया आप देख सकते हैं, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि अभी तक इस सबको पढ़ नहीं पाए हैं, जो भी लेखकों का पुरातत्वविद हैं उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो लिपि थी उसे क्या कहते हैं? वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब क्या होता है? उसमें चित्रों के साथ-साथ, अरे मतलब शब्दों के साथ-साथ क्या किया जाता था? भावों को भी उकेरा जाता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इस लिपि को चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है, जैसे कि इमोजी की लिपि कह सकते हैं आप। जैसे इस समय हम सब इमोजी भेजते हैं ना, देखिए इन सब में इमोजी बना रखे हैं इस पे, किसी पे बैल बना रखे हैं, किसी पर जानवर, किसी पर घोड़ा, पता नहीं क्या-क्या बना रखे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। देखिए यानी कि और जो जो इनकी लिपि थी उसमें तो कितनी वर्णमाला में कितने शब्द थे? 375 से लेकर 400 तक चिन्ह होते थे, जो वर्णमाला से अधिक है। यानी कि इनकी जो लिपि थी उसमें कितने चिन्ह थे? 375 से लेकर 400 तक क्या थे? चिन्ह थे। इसे भी आप याद रखिएगा। और जैसे हम सब आज आज के टाइम पे लिखते हैं ना, बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, यानी कि ऐसे-ऐसे इस तरफ से हम लिखते हैं। यहाँ से चालू करेंगे, ऐसे लिखना चालू करेंगे, इधर जाएँगे। लेकिन उन सब उल्टा करते थे। वो सब क्या करते थे? वो जब उन सब का लिखने का क्या था? दाएँ से बाईं ओर होता था, यानी कि सब इधर से ऐसे उल्टा स्टार्ट करते थे लिखना। यानी एक अक्षर यहाँ लिखेंगे, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, यानी कि वो उल्टा लिखते थे। किस तरफ से? दाईं से बाईं ओर लिखते थे। जैसा मोहरों के अंतराल से प्रतीत होता है, ये हमें मोहरों के अंतराल से प्रतीत होता है। क्योंकि जब वो यहाँ से एक साइड इधर से लिखना चालू करते थे, जब इधर लिखते-लिखते आते तो जगह कम पड़ती, तो शब्दों को ज़्यादा सटा के लिखने लगते थे। तो इससे हमें जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने पता लगाया है कि क्या है, ये क्या क्या बोलते थे? दाएँ से बाएँ की तरफ लिखते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अब देखिए बाँट, अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, मोहर पढ़ ली और लिपि पढ़ ली, और तीसरी चीज़ बचती है बाँट, यानी कि बाँट का प्रयोग किस प्रकार होता था, क्या थे बाँट? अब देखिए बिंब प्रणाली में द्विआधारी मानदंड थे, यानी कि जो बिंब प्रणाली थी उसमें द्विआधारी मानदंड थे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, अरे 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे-ऐसे थे। और ये दशमलव मानदंड का प्रयोग करते थे, यानी कि इसमें बिंब प्रणाली में दशमलव मानदंड का प्रयोग किया जाता था। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, जो फ़ोटो दिख रही है आप सबकी, ये बाँट की फ़ोटो है, यानी कि बाँट यानी कि जो वेट होता है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सामान को तौलने के लिए किया जाता है। तो इसमें किसकी फ़ोटो है? वेट की फ़ोटो है। अब देखिए इसमें इसको आप देखेंगे, कुछ बाँट तो देखिए ये सब बड़े-बड़े बाँट हैं, ये सब बड़े-बड़े बाँट हो गए, लेकिन कुछ छोटे-छोटे बाँट हैं। तो इन सब में अंतर क्या है? बड़े बाँट और छोटे बाँट क्यों बनाए जाते थे? तो अब इन बाँटों में अंतर का इसलिए किया जाता था, क्योंकि देखिए जो बड़े बाँट होते थे उनका प्रयोग किस लिए किया जाता था? सामानों को तौलने के लिए किया जाता था, ठीक? लेकिन जो छोटे बाँट होते थे, छोटे बाँटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। यानी कि जो छोटे बाँट थे उनका प्रयोग आभूषण और मनकों के तौलने के लिए किया जाता था। अब आगे देखते हैं प्राचीन सत्ता, यानी कि वहाँ पर किसका राज था, इसको पता लगाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले और कार्यों का केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा संगठित किया जाता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो जटिल फैसले जैसे कि क्या? जैसे कि मोहरों और बाँटों और ईंटों की समानता, ये सब क्या है? जटिल फैसले हैं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि पूरी इतनी बड़ी सभ्यता है, उसमें हर एक जगह एक ही प्रकार के ईंट मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के बाँट मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के मोहर मिल रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल था? यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई एक राजा तो होगा ना, जो मतलब क्लेरिफ़ाई करता होगा, कि सुनिश्चित करता होगा कि सब जगह एक ही प्रकार के सिक्के चलें, एक ही प्रकार के बाँट चले। जैसे कि इंडिया में इस टाइम पर देखेंगे, सभी सब पूरे भारत में एक ही जगह के
एक ही प्रकार के सिक्के चलते हैं, तो वैसे वहाँ पर भी उसको लागू कराने के लिए कोई ना कोई सत्ता तो रही होगी। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई केंद्रीय प्राधिकरण था, जो इन सब आदेशों को देता था कि क्या वो किया जाए, मतलब एक ही प्रकार की चीज़ें बनाया जाए। यानी कि सब वस्तुओं की एकरूपता से क्या होता है, हमें ज्ञात होता है कि वहाँ पर कोई राजा-वाजा था। एक वहाँ पर एक मूर्ति भी मिली हुई है, इस मूर्ति को देख सकते हैं, जो मूर्ति है ये मूर्ति, उसके क्या कहते हैं, पुरोहित राजा, यानी कि पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं, जो पुरातत्वविद हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता के केंद्र या शासक के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है, यानी कि हमें इस बारे में नहीं पता है कि सत्ता का कौन उपयोग करता था और जो शासक था वो कौन था, इसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो में मिला जो विशाल भवन है उसे प्रासाद माना जाता है, यानी प्रासाद मतलब किला, यानी कि भवन माना जाता है, पैलेस माना जाता है, लेकिन इससे संबंधित भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, इससे संबंधित भव्य वस्तुएं हमें अभी तक नहीं मिली हुई हैं। देखो, जो पुरोहित राजा, मैंने आपकी फोटो पीछे दिखाई, देखिए पुरोहित राजा की मूर्ति का नाम मेसोपोटामिया से मिली समानताओं पर आधारित है, यानी जो मेसोपोटामिया से उससे समानताएं मिलती हैं उसी के आधार पर क्या कह दिया गया, उसे पुरोहित राजा कह दिया गया है। लेकिन हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो हड़प्पा की अनुष्ठानिक पूजा पाठ की जो प्रथाएं थी अभी तक उनका पता नहीं है कैसे क्या होता था। और यह नहीं कहा जा सकता कि इनका राजनीतिक सत्ता से संबंध था, यानी कि ऐसा हम कह भी नहीं सकते जो अनुष्ठानिक हमें चीज़ें लगती हैं उनका संबंध राजा से ही हो, यानी कि इनका राजनीतिक सत्ता से संबंध था या नहीं था, इसे अभी तक कहा नहीं जा सका है। अब देखिए कुछ लोग तो हैं जो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ही राजा थे, जैसे कि हम आगे स्लाइड, कुछ लोग हैं जो कहते हैं यहाँ पर ढेर सारे राजा थे। देखिए कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था, यानी कि वहाँ की जो समाज था वो क्या था, वहाँ पर कोई राजा वाजा नहीं था। सामाजिक स्थिति क्या थी, सबकी सबकी सामाजिक स्थिति समान थी, जबकि अन्य के अनुसार यह एक राज्य था, यानी कि जब कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक राजा था और कुछ लोग मानते कोई राजा वाजा नहीं था, सब एक बराबर थे, सबकी स्थिति क्या थी, समान थी। देखिए बस्तियों की समानता और सुविधाओं लोगों के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि जो बस्तियों की समानता थी, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है बिना राजा के सभी लोग एक जैसे घर बना रहे हैं, एक जैसे सिक्के उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा बोलते हैं लोग। जो बस्तियों से एक जैसी बनाई गई थी, क्या की थी, ये लोग अपने अनुसार बनाते थे, यानी कि आपस में बातचीत करके निर्णय लेते थे, यानी कि ये लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। लोग खुद ही डिसाइड कर लेते थे कि हमें जैसी बस्तियां बनाएंगे, कोई राजा वाजा नहीं था कि राजा वाजा कहे कि जैसी बस्तियां बनाओ, यानी कि बस्तियों की समानता और सुविधाओं को लोगों के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि बस्तियों की जो समानता थी और सुविधाएं थी उन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, जो लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर इशारा करती हैं, यानी कि जो मानती हैं कि वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी, यानी कि सब लोग मिल बांट कर आपस में मतलब बातचीत के माध्यम से निर्णय लेते थे, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर इशारा करती हैं, यानी कि उनका मानना है कि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रणाली थी, यानी कि वहाँ पर राजा थे, कोई कोई कहते हैं एक नहीं कई राजा थे, कोई कहते हैं एक राजा थे, तो इसके बारे में अभी तक कोई मत नहीं है कि वहाँ पर कितने राजा थे। आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे इसके, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो पार्ट फर्स्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे पार्ट 3 में, जहाँ पर हम जानेंगे सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आप तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। आप सब हिंदी माध्यम वालों के लिए चैनल बनाया गया है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और आपको इस हमारे चैनल पर सभी प्रकार की विषयों के क्या करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। यहाँ पर हिस्ट्री, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और क्या बोलते हैं आपको राजनीतिक विज्ञान, सबके क्या है वीडियो अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर सभी विषयों की वीडियो देख सकते हैं। तो आप सब हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया गया है चैनल। कृपया इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ लो।